हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का जो विद्युत रसायन चैप्टर है। इसमें इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में, इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है और जो नरनष्ट का समीकरण, नष्ट इक्वेशन होती है, ये क्या होती है। ठीक है, मतलब ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव और आपका नरनष्ट का समीकरण एकदम आसान तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस क्लास को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मस्त तरीके से पूरा टॉपिक आपको समझा देंगे। ठीक है, और एक चीज जान लो, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे जो कि विद्युत रासायन चैप्टर के, हमने इसके पहले क्लासेज ली हैं। जैसे हमने सबसे पहले आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताया था, फिर विद्युत रासायनिक सेल के दोनों प्रकार पढ़ा है, विद्युत अपघटनी सेल और आपका गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल, जिसमें हमने डेनियल सेल के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या क्या बात करेंगे, हमने बताया इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में, मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में और नरनष्ट समीकरण के बारे में। तो शुरू करते हैं। और एक चीज ध्यान देना, जो चीजें हम यहाँ पे बताया आप उसको ध्यान से समझते रहना और लास्ट में उसकी नोट्स भी बना लेना, उसको कॉपी पे अच्छे से नोट भी कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका 12th केमिस्ट्री का विद्युत रसायन चैप्टर पे इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में, और फिर पढ़ते हैं हम लोग नरनष्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन विभव, ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, इसकी परिभाषा एकदम सिंपल सी है। ठीक है, इसकी परिभाषा एकदम सिंपल सी है। इलेक्ट्रॉन विभव जो होगा वो किसी धातु के लिए होगा। तो मान लो अगर आपके पास कोई भी धातु है, आपके पास, ध्यान समझना, पहले समझ लो, आपके पास मान लो कोई भी धातु, जैसे जिंक हो, कॉपर हो, कोई भी धातु हो। ठीक है, आपको करना क्या, अगर आप जिंक धातु की बात करते हो तो आपको करना क्या है, अगर आप जिंक की छड़ को, ठीक है, अगर आप लोग जिंक धातु की छड़ को, ठीक है, जिंक धातु की छड़ को अगर आप लोग क्या कर देते हो, इसी के विलयन में डुबो देते हो। जैसे जिंक धातु की छड़ है तो आप जिंक के ही विलयन में डुबो दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसका विलयन ले ले, मान लो जिंक धातु की छड़ है तो हम जिंक सल्फेट का विलयन ले ले, ZnSO4 का विलयन। ठीक है, ZnSO4 का विलयन ले ले। ठीक है, हमने किया क्या है, एक जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, जिंक का इलेक्ट्रोड। ठीक है, ध्यान समझना, जिस भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उस धातु की छड़ को हम उसी के विलयन में डुबो देते हैं तो उस धातु का इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो हमने जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया तो ये क्या बन गया, वो जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। ठीक है, जिंक का क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विभव ये होता है कि मान लो कोई धातु है, अगर आप उसकी छड़ को उसी के विलयन में डुबोते हो तो धातु और विलयन के मध्य, ध्यान समझना, धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर आ जाता है, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है और उस विभवांतर को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। सबसे पहले हमने समझाया कि किसी भी धातु का अगर इलेक्ट्रॉन बनाना है, चाहे जिंक का हो या कॉपर का हो, आप किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हो तो उस धातु की एक छड़ को लेके उसी के विलयन में डुबो दो तो उसका इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जैसे हमें जिंक का बनाना है, मान लो एग्जांपल के लिए, तो हमने जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में डुबोया तो ये बन गया जिंक का इलेक्ट्रॉन। अब परिभाषा इलेक्ट्रॉन विभव की ये कहती है कि मान लो आपके पास जिंक धातु है, मान लो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन विभव चाहते हो तो आपको क्या करना है, उस धातु की छड़ को जब उसी के विलयन में डुबोते हो तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है और उस विभवांतर को ही इलेक्ट्रॉन विभव कहा जाता है। ठीक है, उस विभवांतर को ही इलेक्ट्रॉन विभव कहा जाता है। ठीक है, तो ये होती बात इलेक्ट्रॉन विभव की। ठीक है, मतलब धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अब बात आती है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, अभी परिभाषा भी बता देंगे, टेंशन न लो। मानक इलेक्ट्रॉन विभव पे क्या होता है, उसमें मानक, देखो शब्द ही है मानक, मानक का मतलब होता है इंग्लिश में स्टैंडर्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, मतलब इसमें कुछ फर्क होगा, इसमें कुछ आपका मानक चीजें होंगी। जैसे कि इसमें क्या होता है, मान लो आप अगर क्या करते हो, किसी का इलेक्ट्रॉन बनाते हो, ठीक है, आप जिंक धातु का लो या कॉपर का लो, किसी का ले लो, हम मान लो इस बार कॉपर का ले लो एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये कॉपर की छड़ है और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में है। ठीक है, तो इस बार आपको क्या होगा, जब मानक इलेक्ट्रॉन विभव की बात होगी तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देना है। ये जो विलयन होगा, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इस विलयन का जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए। जो विलयन की सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम, अगर आपको इसमें जब मानक इलेक्ट्रॉन विभव की बात होगी तो इसमें जैसे कॉपर सल्फेट है, जिसका भी विलयन लोगे, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 का, तो इसमें इसका विलयन जो होना चाहिए वो 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का होना चाहिए। या आप इसी की बात कर ले, अगर एग्जांपल के जिंक वाले की, तो इसकी भी बात कर सकते हो। जिंक है,
ये ZnSO4, तो इसमें भी आपका जो विलयन होना चाहिए वो 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का होना चाहिए। ठीक है, 1 मोलर सांद्रता का विलयन होना चाहिए और इसमें तापमान भी होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए और जो आपका विलयन का आयतन, वो विलयन की सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए। जब आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होगा, विलयन का जो सांद्रता होगी वो 1 मोलर होगा, तब धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होगा उसे हम लोग मानक इलेक्ट्रॉन विभव बोलेंगे। ठीक है, देखो जब इलेक्ट्रॉन विभव की बात हो तो सीधी सी बात है, धातु और विलयन के मध्य विभवांतर को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विभव। लेकिन मानक इलेक्ट्रॉन विभव में ये याद रखना 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होना चाहिए। जिस भी मतलब आपने जिस भी विलयन को लिया है, जैसे कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का या और किसी विलयन को लिया है, तो जिस भी विलयन को लिया उसकी जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए। दो कंडीशन है, पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, फिर उसकी जो सांद्रता वो 1 मोलर हो, तब आपका धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को मानक इलेक्ट्रॉन विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषाएं हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो देखो लिखते हैं। तो देखो अब हमने यहाँ पे परिभाषाएं लिख दी है, इलेक्ट्रॉन विभव की भी और मानक इलेक्ट्रॉन विभव की भी। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा पढ़ लो। कहा गया जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जिंक धातु की छड़ थी, हमने उसको उसी के लवण के विलयन ZnSO4 के विलयन में डुबोया, तो उससे हुआ क्या, धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो गया। इस धातु की छड़ और ये जो ZnSO4 का विलयन था, इसके मध्य विभवांतर स्थापित हो गया और इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। और इसे याद रखना, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, समझ गए। जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है, तो धातु और विलयन के मध्य जो स्थापित विभवांतर होता है उसे ही धातु का इलेक्ट्रॉन विभव, धातु के इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है मानक इलेक्ट्रॉन विभव। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। कहा गया जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन, ये चीज जोड़ना है बस। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में आपको क्या करना है, डुबोना है, तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होगा उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहेंगे और इसे E0 से प्रदर्शित करेंगे। ई के ऊपर इस टाइप से 0 बना दो, E0 या E0 से प्रदर्शित करते हैं किसको, मानक इलेक्ट्रॉन विभव को। तो बस एक छोटी सी कंडीशन है, जब आपको कहा गया किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए और 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन होना चाहिए, मतलब जो धातु आयन सांद्रता का विलयन आपने लिया उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना। तब आपका जो स्थापित विभवांतर होगा उसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलेंगे और इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से आप लोग समझ चुके हो इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में, मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जो आपका मतलब नर्नस्ट का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लेते हैं। नर्नस्ट समीकरण, नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसे एक बार आप लोग नोट कर लो। आप शुरू करते हैं नर्नस्ट समीकरण के बारे में। और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो चैनल पर उनको बता दें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो जरूर शेयर किया करो, जिससे वो लोग भी आके चैनल से तैयारी कर सके। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट करो। अब बात करते हैं नर्नस्ट का समीकरण। तो अब बात करते हैं नर्नस्ट समीकरण के बारे में, नर्नस्ट इक्वेशन के बारे में, क्या होता है ये। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे हेडिंग लगी नर्नस्ट समीकरण, नर्नस्ट इक्वेशन। होता क्या है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। नर्नस्ट नामक एक वैज्ञानिक है जो नर्नस्ट समीकरण नाम पड़ा है, ये नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक, नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन विभव का मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे नर्नस्ट का समीकरण कहते हैं। नर्नस्ट का समीकरण क्या है, नर्नस्ट नामक एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे भी इलेक्ट्रॉन देखा था, जिंक का इलेक्ट्रॉन था, कैसे बना, जिंक धातु की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डाला तो जिंक का इलेक्ट्रॉन बना, कॉपर धातु की छड़ को CuSO4 के विलयन में डाला तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन बना। तो नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने देखा कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना पड़ा
तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसी के लिए उन्होंने एक इक्वेशन, एक समीकरण दिया जिसे नरनष्ट का समीकरण बोला जाता है। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली। अब मान लो देखो कोई भी इलेक्ट्रोड होता है, जैसे हमने डेनियल सेल पढ़ा था इसके पहले। डेनियल सेल में क्या था? पहला एक जिंक का इलेक्ट्रोड था इस टाइप से, और यहाँ पे इस टाइप से कॉपर का इलेक्ट्रोड था। ठीक है, आपने देखा था एनोड और कैथोड पे कैसे अभिक्रियाएं हुई थी। जैसे जिंक वाले में बात करें तो उसमें अभिक्रिया इस टाइप से हुई थी। जिंक आपका सॉलिड था जिसने Zn2++2 इलेक्ट्रॉन को बनाया था। ठीक है, जिंक सॉलिड था जिसने Zn2++2 इलेक्ट्रॉन बनाए। जिंक सॉलिड क्यों लिखा गया? क्योंकि जिंक धातु है, ठोस होती है, इसलिए Zn लिख दिया गया। इसका मतलब सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे Zn सॉलिड था जिसने Zn2++2 इलेक्ट्रॉन बनाया। मतलब कोई भी अभिक्रिया जो होती है इलेक्ट्रॉन पे वो इस टाइप से होती है, जैसे कोई धातु होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और यहाँ पे उसके ऊपर 2+ या 3+ 4+ कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा इलेक्ट्रोड पे होने वाली अभिक्रियाएं। देखो जिंक एक धातु है, तो यहाँ पे मान लो धातु आपके पास है M। M का मतलब क्या होता है? मेटल। मेटल मतलब धातु। ठीक है, M हमारे पास धातु है जो कि सॉलिड है। ये क्या होती है? ये आपका क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को त्याग के क्या बनाती है? मान लो यहाँ पे इसने मान लो N इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगी? Mn+ बनाएगी। ठीक है, अगर ये N इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालती है तो ये बनाएगी क्या? Mn+। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा तो ये क्या बनाया? 2+। इसी प्रकार अगर 3+ कब बनाएगी? जब 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर M धातु है, S लिखा गया सॉलिड ठोस के लिए। ठीक है, धातु ठोस होती है ना, इसलिए S लिखा गया सॉलिड मतलब ठोस। तो M धातु जो है वो अगर N इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो क्या बनाती? Mn+ बनाती है। तो उसी प्रकार देख सकते हो, जैसे जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो Zn2+ बनाएगी। ये चीज होता है। ठीक है, तो हमने लिखा इलेक्ट्रोड पे होने वाली अभिक्रिया M जिससे Mn++ N इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, तब आगे यहाँ से देखो, आगे नरनष्ट ने क्या बताया? पहले तो ये बताया कि इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दिया गया उसे नरनष्ट समीकरण बोला गया। फिर उन्होंने बताया इलेक्ट्रोड पे कोई भी अभिक्रिया होती तो इस टाइप से होती, जो M होता है Mn++ N इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब नरनष्ट के अनुसार यहाँ से बताया गया, नरनष्ट के अनुसार किसी भी प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉन, जैसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉन अभी जिंक का इलेक्ट्रॉन, कॉपर का इलेक्ट्रॉन, ये सभी उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉन के तापमान T पर इलेक्ट्रॉन विभव E और मानक इलेक्ट्रॉन विभव E0 के बीच में निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक है, क्या बताया गया कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझो, किसी भी प्रकार का कोई उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉन है जिसका तापमान कितना है? T है, और उस पे इलेक्ट्रॉन विभव जो है E है और मानक इलेक्ट्रॉन विभव E0 हो, तो उसके बीच में एक निम्नलिखित संबंध होता है, उसके बीच में एक सूत्र होता है जो कि नरनष्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, समझे ना, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसका तापमान T हो, इलेक्ट्रॉन विभव E हो और मानक इलेक्ट्रॉन विभव E0 के बीच में संबंध क्या होता है, उसके लिए सूत्र दिया गया। देखो E बराबर सूत्र होता है E0 माइनस 2.303 RT अपॉन में NF। ठीक है, देखो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका देखो पहले धातु वाला है तो इसका धातु की सांद्रता M सॉलिड बटे में इसकी सांद्रता आयन वाले की Mn+। ये फॉर्मूला जो आता है, ये फॉर्मूला आता है किसका? नरनष्ट समीकरण का। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF। यहाँ पे कोष्टक पे लिखा गया, मतलब ये इसकी सांद्रताएं लिखी गई है, M सॉलिड और Mn+, मतलब ये धातु की सांद्रता है, ये धातु आयन Mn+ की सांद्रता है। तो जब भी अगर सांद्रता की बात हो सॉलिड, देखो जब भी सांद्रता की बात हो, अगर सॉलिड की बात हो अर्थात ठोस की बात हो या गैस की बात हो तो उसकी सांद्रता 1 होती है। ध्यान समझो, अगर जब भी सांद्रता की बात, जैसे कोष्टक में लिखा गया, इस सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ पे M धातु जो सॉलिड है, अर्थात जब भी ठोस की बात हो या गैस की बात हो तो उसके लिए सांद्रता 1 होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या फॉर्मूला बन जाएगा? E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन में NF। और यहाँ पे जब M सॉलिड, हमने कहा ना जो धातु होगा, धातु की सांद्रता और गैस की सांद्रता 1 लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह 1 हो जाएगा और बटे में Mn+ की सांद्रता। ये आपका समीकरण आता है नरनष्ट का समीकरण। ये किसका समीकरण है? नरनष्ट का समीकरण। ये आपका 1 इसलिए लिख दिया गया इसकी जगह क्योंकि धातु में मतलब अगर ठोस या गैस है तो उसकी सांद्रता का मान 1 होता है। तो ये फॉर्मूला होता है E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF 1 बटा में Mn+। यहाँ पे बात कर ले कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, जहाँ E क्या चीज है? E को हमने बताया था इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, E क्या चीज है? इलेक्ट्रोड विभव है।
ई नॉट क्या चीज है, ये ई नॉट, इसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। यहाँ पे आर क्या है, आर को नीतांक बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, नीतांक बोलते हैं, जिसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसका मान होता है, आर एक नीतांक है जिसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ पे टी क्या है, टी होता है तापमान, ताप होता है टी, जिसका मान होता है 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे टी जो है तापमान है जिसका मान है 298 केल्विन। एफ की बात करें, एफ क्या है, एफ को बोलते हैं फैराडे नीतांक, फैराडे नीतांक। देखो एक बार देखें नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं जो लिख रहे हैं। ठीक है, तो दिख तो रहा है। ठीक है, हमने सोचा शायद दिख ना रहा हो नीचे। एफ होता है फैराडे नीतांक जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, एफ होता है फैराडे नीतांक जिसका मान 96,500 कूलाम। यहाँ पे एन क्या है, एन होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे यहाँ पे एम धातु थी, एम एन प्लस बनाया प्लस एन इलेक्ट्रॉन, एन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। जैसे जेड था, जेड में जेड 2 प्लस बनाया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो एन का मान कितना हुआ, 2। देख लो एन का मान कितना हुआ, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो एन कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सिंपल समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला देख लो, ई बराबर है ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF 1 में mn प्लस, जहां ई इलेक्ट्रॉन विभव, ई नॉट मानक इलेक्ट्रॉन विभव, आर नीतांक है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, टी तापमान है 298 केल्विन तापमान होगा, एफ फैराडे नीतांक जिसका मान 96,500 कूलाम, ये सी लिखा हुआ है, सी का मतलब कूलाम आवेश है। ठीक है, एन क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगर आप चाहो तो जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे आर का मान 8.314 अगर आर की जगह रख दो, टी का मान अगर आप 298 केल्विन रख दो और एफ का मान अगर 96,500 रख दो, तो आप नर्मस समीकरण का एक दूसरा रूप देख सकते हो इस टाइप से। देखो कॉपी पे इसके नीचे आप लोग लिखना जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम इन सारी वैल्यू को रख दे तो ई कितना हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट माइनस यहाँ पे 2.303 है, 303 इंटू आर, आर का मान रखते हैं, आर का मान कितना है 8.314, 8.314 इंटू टी का मान कितना है, टी का मान है 298 अपॉन में एन, एन तो आपको तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा अभिक्रिया कौन सी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तब पता चलेगा। तो एन को वैसा ही लिखे रहो, इंटू एफ, एफ क्या है, फैराडे नीतांक 96,500, 96,500 और यहां से आगे कितना हो जाएगा 1 में mn प्लस, mn प्लस। ठीक है, देख लो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपल सा आर का मान रखा है, यहाँ पे आर का मान ये रहा 8.314, टी का मान 298 रख दिया, एफ का मान 96,500 रखा। अब अगर आप क्या करते हो, जैसे 2.303, 8.314 और 298 का मतलब ऊपर वालों का गुणा कर लेते हो इन तीनों का और उसको 96,500 से भाग लगाते हो, तो जो मान आएगा वो हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, ई बराबर आएगा ई नॉट माइनस इस, देखो इन तीनों का ऊपर वालों को गुणा करके जब 96,500 से भाग लगाओगे तो मान आएगा 0.0591। ठीक है, और बटे में एन ये है और आगे क्या है 1 में mn प्लस, ये होता है नर्मस समीकरण का सूत्र। ठीक है, ये होता है नर्मस समीकरण का सूत्र, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 बटे में एन और 1 mn प्लस की सांता। ठीक है, लिख देना, यही नर्मस समीकरण है। ठीक है, तो कंप्लीट है आपका नर्मस्ट इक्वेशन, यही नर्मस्ट का समीकरण है, नर्मस्ट का समीकरण है। ठीक है, ये भी आपका नर्मस्ट का ही समीकरण है, ये वाला भी। ठीक है, जब इसमें आर का मान रखते हो, टी का मान रखते हो और एफ का मान रखते हो, तो जब इन तीनों का गुणा करके 96,500 से भाग लगाते हो तो यहाँ पे ये वाला मान आ जाता है ई बराबर ई नॉट, मतलब इन सबको हल करने पे मान आता है 0.0591 बटा एन 1 mn प्लस की सांता। ये आपका नर्मस्ट का समीकरण है। ठीक है, तो सिंपल सा ये होता है नर्मस्ट का समीकरण। इसी टाइप से अगर पेपर में आता है, पहले जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा कभी पूछेगा, कभी इलेक्ट्रॉन विभव की पूछेगा, जिसकी परिभाषा पूछे लिखते हैं ना, फिर नर्मस्ट समीकरण इस टाइप से आपको पूरा निकाल के दिखा देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं यार सबको ये जो नर्मस्ट समीकरण समझ में आया होगा।
ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना और चलो चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, कमेंट करके बताना। और आप लोग चाहो तो हमें डिस्क्रिप्शन पे आपको फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की मिल जाएगी, वहां पे भी हमको जाके फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां भी बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कर लेना और इसे स्क्रीनशॉट भी कर लो।